नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, हम लोगों का भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी चल रही थी। इंडियन पॉलिटी का आज हमारा 11वां अध्याय है, जिसका नाम है संविधान की मूल संरचना। इसमें हम संविधान के प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसकी मूल संरचना के तत्व क्या थे, इस विषय का अध्ययन करेंगे, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से। और ये सारी चीज़ें हम यूपीएससी आईएएस प्री की परीक्षा के लिए आप लोगों को तैयार करवा रहे हैं दोस्तों, और वो भी आपकी एम लक्ष्मीकांत जी की किताब से। एम लक्ष्मीकांत जी की किताब को इंडियन पॉलिटी की भागवत गीता कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के छात्रों को इस चैनल पर जोड़ें जो यूपीएससी आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ पहुंचा। यानी कि दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये था कि संविधान का अनुच्छेद 368 उसके तहत क्या था, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है हमारी संसद या नहीं। तो दोस्तों, यह विषय हमारा संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय में विवाद के रूप में पहुंच गया था। ये फैक्ट की बात है दोस्तों, और सत्य भी है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। शंकरी प्रसाद मामला था 1951। इसी मामले में ये मुद्दा आपका सर्वोच्च न्यायालय में विचार के लिए पहुंचा था दोस्तों। कौन सा मामला था? शंकरी प्रसाद। तो देखिए दोस्तों, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी इस केस के द्वारा, शंकरी प्रसाद मामले के द्वारा, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। किसमें कटौती की गई थी दोस्तों? संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। आगे देखिए पॉइंट नंबर तीसरा, इसमें यह व्यवस्था दी गई कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। कहने का तात्पर्य ये कि संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी निहित है। यानी कि आपको एक पावर दी गई है जिसके अंतर्गत आपको यह अधिकार है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। तो ये कहा गया कि उसी संशोधन के तहत ही आपको ये पावर भी है कि आप मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अनुच्छेद 13 विधि शब्द के अंतर्गत आने वाली शक्ति है। यानी कि विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति आती है, ये कह सकते हैं आप। देखिए, विधि जिसे इंग्लिश में लॉ कहते हैं, लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां आती हैं, यानी कि सामान्य कानून आते हैं अनुच्छेद 13 के तहत। या फिर दोस्तों, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, संवैधानिक नियम भी आते हैं। या फिर दोस्तों, आपके जो ऊपर जो दोनों विकल्प दिए गए हैं दोनों आते हैं, या निम्न में से कोई नहीं आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां आती हैं। ओके दोस्तों, क्या आता है? सामान्य विधियां आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये नियम नहीं आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 13 में विधि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये नियम नहीं आते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, शंकरी प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त एवं वापस लेने का अधिकार किसे दिया था? ओके दोस्तों, ये जो केस चला था आपका, इस केस में जो 1951 में चला था। कब चला था दोस्तों? 1951 में। इस केस में जो आपके मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त करने का और वापस लेने का अधिकार किसको दिया गया था? राष्ट्रपति जी को दिया गया था, या सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अपने पास रखा था, या संसद को दिया गया था? निम्न में से किसी को नहीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका है थर्ड। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर बौद्धिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है। ओके दोस्तों, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर। देखिए, मामला था गोलकनाथ मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या व्यवस्था की गई थी?
यानी कि दोस्तों पहला मामला कोर्ट में पहुंचा था आपका शंकरी प्रसाद मामला, तो दूसरा मामला पहुंचा था गोलकनाथ मामला 1967 में। तो सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संशोधन के संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया आपसे क्या व्यवस्था की गई थी। देखिए चौथे में, देखिए इसमें पहली व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले में की गई व्यवस्था को बदला था। ये फैक्ट की बात है दोस्तों और हकीकत है। जो शंकरी प्रसाद जी का मामला था 1951 में, उसमें जो व्यवस्था दी गई थी उसे इन्होंने गोलकनाथ मामले में बदल लिया था। अब देखिए क्या किया गया था। देखिए इसमें मामले में 17वें संविधान संशोधन, कौन सा 17वें संविधान संशोधन 1964 की वैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को जोड़ दिया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 94 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, पहला कार्य ये किया गया। और देखिए 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को इसमें ऐड कर दिया गया था। ओके दोस्तों, आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी थी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। ओके दोस्तों, आगे देखिए इसमें यह व्यवस्था भी इनके द्वारा दी गई थी उच्चतम न्यायालय द्वारा। देखिए दोस्तों, संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है, यानी कि साफ साफ आदेश दे दिए गए, संसद जो है मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, ना ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। ओके दोस्तों, यानी कि जो फैसला आपके जो शंकरी प्रसाद मामले में दिया गया था, जस्ट उसके उलट यहाँ पर नियम बदल दिए गए कि संसद मौलिक अधिकार में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। आगे देखिए भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त और मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। यानी कि दोस्तों आपका 5वां पॉइंट गलत है, क्योंकि ये प्रावधान आपके ईश्वरी शंकरी प्रसाद मामले 1951 में किया गया था कि भौतिक अधिकारों को संसद संक्षिप्त कर सकती है और मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 क्यों अधिनियमित किया गया था। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, या फिर दोस्तों शंकरी प्रसाद मामले 1951 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, या दोनों ही मामलों की प्रतिक्रिया में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, या सभी विकल्प गलत हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 था, वो गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में कह रहा है, 24वें संविधान संशोधन के संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन आप लोग देखिए। पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि 24वां संविधान संशोधन हुआ कब था। 24वां संविधान संशोधन आपका 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में। देखिए इसका पहला बिंदु, इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिए गए थे। फैक्ट की बात है जो कि किया ही गया था दोस्तों, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 13 में परिवर्तन कर दिया गया और 368 में संशोधन कर दिया गया। आगे देखिए, इस अधिनियम में घोषित किया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। क्या कहा गया दोस्तों इस 24वें संविधान संशोधन में, कि साहब संसद को मौलिक अधिकार को सीमित करने और किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। ओके दोस्तों, इसमें यह भी प्रावधान किया गया था दोस्तों कि ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। क्या कहा गया कि ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है, दूसरा है, तीसरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां, केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में था, में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट यानी कि ओवर रूल करते हुए कुछ प्रावधान दिए थे। यानी कि उन्होंने जो गोलकनाथ मामले में जो प्रावधान रखे थे, उन प्रावधानों को रखते हुए उसको ओवर रूल करते हुए कुछ नए आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए थे। ये फैक्ट की बात है और जो कि सत्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा गया।
यानी कि 24वें संविधान संशोधन में जो किया गया था उसको बहाल रखा गया, सेम टू सेम वो रहेगा। फिर क्या नई व्यवस्था दी गई, देखिए दोस्तों, इस व्यवस्था दी गई कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ओके दोस्तों, और यह भी व्यवस्था दी गई कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित करने के साथ किसी अधिकार को वापस भी ले सकती है। इस नई व्यवस्था को इसके अंतर्गत ऐड किया गया था दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में 1973 में। ओके दोस्तों, अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कथन यहाँ पर सारे ही आपके सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, संविधान की मूल संरचना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान की मूल प्रस्तावना या संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, वो केस आपका शंकरी प्रसाद मामले 1951 या गोलकनाथ मामले 1967 या केशवानंद भारती मामले 1973 या मिनर्वा मिल्स मामला था। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में का सही उत्तर आपका था कि जो चौथा, तो इसमें केशवानंद भारती मामला था। कौन सा मामला था दोस्तों? केशवानंद भारती मामला। समय आपका था 1973। देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहा गया। दोस्तों किस मामले में दिया गया था? केशवानंद भारती मामला 1973 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 9, संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। देखिए, संसद के संवैधानिक अधिकार यानी संसद को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं वो संविधान की मूल संरचना में उसे कोई परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देते। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, यानी संसद को वो अधिकार ही नहीं है जो संविधान की मूल संरचना में बदलाव कर सके, और ऐसा वो किस चीज से पाबंद है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो देखिए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 362 या निम्न में से कोई नहीं। तो आपके 9वें प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 368। सुन लीजिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, केशवानंद भारती मामला था 1973 में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत दिया संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का। तो इसे व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। ओके दोस्तों, क्या व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। ओके दोस्तों, मतलब कि दोस्तों संसद मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। ओके दोस्तों, और देखिए अथवा वैसे मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। यानी मौलिक अधिकार को सीमित तो नहीं कर सकती, परंतु मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। वापस लेने का अधिकार है, मगर उसे सीमित करने का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की पुनः पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में की थी? यानी संविधान के मूलभूत ढांचे की सिद्धांत की पुनः पुष्टि यानी दोबारा पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में की थी? शंकरी प्रसाद मामला 1951, गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती मामला 1973 या इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975। तो दोस्तों संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की पुनः पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने आपके इंदिरा नेहरू गांधी मामला जो 1975 में था, मैं इसकी पुनः पुष्टि की थी दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11वां, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित या लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। तो वो अधिनियम कौन सा था दोस्तों? किस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था? ये पूछ रहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफी कम लोगों को इस विषय की जानकारी है। देखिए, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 39वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा प्रावधान आपके 39वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था जो आपका 1975 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1975 में। और क्यों आया था इसकी पूरी जानकारी आपको यहीं दे देता हूं। देखिए दोस्तों, ये आया था आपका इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि दी थी। तो इसमें देखिए 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में देखिए
के एक प्रावधान को रद्द कर दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित सभी चुनावी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से के बाहर किस अधिनियम द्वारा किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा किया गया था, परंतु दोस्तों इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। किसके तहत रद्द कर किया गया था? इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975, जिस जो मैंने आपको यहाँ पर दिया था। यहाँ देखिए, मैंने आपसे पूछा था संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की पुनर्वृष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में की? तो इस केस में की थी। और इसी केस में आपका जो प्रश्न नंबर 11वां है, इस प्रश्न का जो अधिनियम 39 इसको सुरक्षित करता था, उसको रद्द कर दिया गया। यानी कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखता हो। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब इस टाइम पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई संविधान संशोधन ऐसा है जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखता हो। यानी कि अब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही ये मामले आते हैं। और ये प्रावधान आपका इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनर्पुष्टि की गई थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के इस प्रावधान को रद्द कर दिया था। ओके दोस्तों, और न्यायालय ने यह कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करने के कारण इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सारी डीपली खोल खोल के समझा रहा हूं आपको, एमसीक्यूज हैं उसके बाद भी। देखिए प्रश्न नंबर 12वां, संसद की विधायी शक्तियों। संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में, या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में, या 100वें संविधान संशोधन अधिनियम में, या निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अधिनियम आपके 42वें संविधान संशोधन में आपका यह प्रावधान किया गया था दोस्तों। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम में अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषणा की गई कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 13वां, वर्तमान स्थिति में संविधान में किन किन चीजों में संविधान संशोधन किया जा सकता है? वर्तमान परिस्थिति यानी कि आज की परिस्थिति में हमारा जो संविधान है उनमें किन किन चीजों में संविधान संशोधन किया जा सकता है? देखिए, किसी भी भाग में कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में कर सकते हैं, संविधान की मूल संरचना में कर सकते हैं, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों संशोधन हम संविधान के किसी भाग में कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में कर सकते हैं, परंतु संविधान की मूल संरचना में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 42वां, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की, क्या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संविधान के मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में किस मामले में घोषित किया गया था? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 14वां, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या था? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कि संविधान के मूलभूत ढांचे में, यानी कि संविधान के मूलभूत ढांचे में, यानी मूल तत्व के रूप में, यानी कि अनुच्छेद 32 को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का जो मूलभूत तत्व घोषित किया गया था, किस मामले में घोषित किया गया जिसमें मूलभूत तत्व घोषित होने के बाद दोस्तों उसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता? तो वो मामला कौन सा था ये पूछ रहा है। देखिए मामला आपका राम जेठमलानी मामला 2011 था, या नमित शर्मा मामला 2013 था, या मद्रास कर एसोसिएशन मामला 2014 था, या एम नागराज मामला 2006 था। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यह मामला आपका राम जेठमलानी मामला था 2011 में। इसमें दोस्तों मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां ये शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों अब इसमें कभी भी संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब देखिए नमिता के इस मामले में भी कुछ मूलभूत तत्वों को शामिल किया गया था संविधान के मूल ढांचे में। देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा क्या था दोस्तों? व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा मामले को भी आपके मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शामिल किया गया। और देखिए मद्रास कर एसोसिएशन मामला 2014 था। इसमें देखिए न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां थी। इन्हें दोस्तों मूलभूत ढांचे के तत्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किए गए। और दोस्तों एक मामला था एम नागराज मामला 2006। तो दोस्तों
इस मामले में समानता का सिद्धांत, यानी समानता का सिद्धांत को संविधान के मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। कल ऐसी एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरी देखा करें, लाइक जरूर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के छात्रों को जोड़ें, जिससे वो लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ और अच्छे तरीके से कर सकें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।